कहते कि हमें आजादी 1947 में मिली, लेकिन अगर सही रूप से मैं बात करूं आजादी की तो 25 दिसंबर 1927 से हमारी आजादी के द्वार परम पूज्य बाबा साहब ने खोले। पुरुष के चरित्रहीन हुए बिना एक महिला चरित्रहीन नहीं हो सकती। लेकिन विडंबना यह है कि हम सारा दोष महिलाओं पर लगा देते हैं, महिलाओं को कुलटनी कहते हैं, महिलाओं को चरित्रहीन कह देते हैं, और भी न जाने किन किन शब्दों से हम महिला को संबोधित करते हैं। लेकिन जो लीक से हटकर चलता है उसे कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई बेवकूफ कहता है, अलग अलग शब्दों से उसकी संज्ञा दी जाती है। लेकिन सही रूप में महान वही लोग होते हैं जो लीक से हटकर चलते हैं। तो लीक से हटकर चलने के बाद वो इतिहास रचते हैं। जहां आज हम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वहां पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने 18 स्कूलों की स्थापना की। आज तक इतिहास उठाकर देखिए, अगर वर्तमान में मैं बात करूं, कोई भी महिला आपको पूरे भारत देश में ऐसी नहीं मिलेगी जिसने मात्र इतने कम सालों में 18 स्कूल आपको देने के काम किया हो। आज भी इस तरह की रूढ़िवादी परंपरा, इस तरह की छोटी सोच हम लोग रखते हैं। तो उस समय की बात कर रही हूँ मैं, आज से 150 साल पूर्व की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है कि आधुनिक युग में अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो उसके पीछे संदर्भ क्या है और आज क्यों जरूरी है उनकी बात करना, क्यों जरूरी हो जाता है उनके संघर्ष पर चर्चा करना। क्या कभी इस पुरुष प्रधान समाज ने ऐसा किया कि कोई महिला मरी हो और उसके साथ में पुरुष को जिंदा जलाया हो? कभी सवाल किया किसी ने? ना तो महिलाओं ने किया, ना पुरुषों ने किया। तो विडंबना है, मैंने कहा ना, हमने सवाल करना छोड़ दिया है। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशी राम जी को नमन करते हुए पाखंडवाद को अपनी जूती की नोक से धराशाही करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए और इस देश में तमाम महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोलने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए, और मैं कुछ पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी अपनी बात को शुरू करने से पहले कि एशन विद्या न तपो न दानम, एशन विद्या न तपो न दानम, ज्ञानन शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। अर्थात आज जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो शीलवान नहीं है, जो सदाचारी नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। साथियों, ये पंक्तियां कहने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था क्योंकि आज जिस महान हस्ती की बात हम कर रहे हैं, जिस महान हस्ती के बारे में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो वास्तव में खासकर जो ये महिला संगठन है उसको मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि इतनी भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति अपने आप में सर्वोपरि है। क्योंकि जब हम महिलाओं के संघर्ष की बात कर रहे हैं तो वहां पर महिलाओं की जो उपस्थिति है वो अपने आप में सराहनीय हो जाती है। जब महिलाएं इतनी संख्या में, और वो भी खासकर मेरे अपने समाज से एक से बढ़कर एक महिलाएं जो कि उच्च पदों पर भी आसीन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं, अगर मैं आजादी से पहले की बात करूं, जिस तरह से भारत देश में चाहे वो किसी भी धर्म जाति की महिलाएं थी, उनकी जो दयनीय स्थिति थी वो बहुत ही बद से भी बदतर थी। कहीं ना कहीं महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। लेकिन अगर मैं संविधान के बाद की बात करूं तो परम पूज्य बाबा साहब ने जिस तरह से महिलाओं को पहला ही अधिकार संविधान में समानता का दिया, और उसी समानता के अधिकार के तहत आज समस्त देश की महिलाएं, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, वकील है, यहाँ तक कि बड़े बड़े उच्च पदों पर, और मैं कहूंगी कि आज देश की राष्ट्रपति भी है। तो एक गर्व की बात है। और ये सारी चीजें कैसे घट रही हैं? ये कहीं ना कहीं उन महान पुरुषों के संघर्ष की देन है जिन्होंने इस देश की तमाम महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए काम किया। उन्होंने कभी विशेष जाति धर्म के लिए काम नहीं किया, किसी विशेष तबके के लिए काम नहीं किया, लेकिन काम किया इस देश के तमाम लोगों के लिए। लेकिन आज विडंबना है कि कहीं ना कहीं सत्ता पर बैठे हुए लोग उन लोगों को जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर उनको इतना छोटा कर देते हैं कि शर्म आती है मुझे कहते हुए। लेकिन आज मैं बात करूंगी माता सावित्रीबाई फुले की। जी हाँ, माता सावित्रीबाई फुले। मैं शुरुआत करती हूँ जनवरी के पहले दिन से। साथियों, अभी जिस तरह से 2023 शुरू हुआ तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। लेकिन जिस तरह से 1 जनवरी में एक ऐतिहासिक घटना भी घटी वो भी मैं आपको बताती चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्रम के अनुसार सारी चीजें यहाँ पर
बताना चाहूंगी, क्योंकि कर्म के अनुसार जब चीजें आएंगी तो बड़ी आसानी से आपको भी समझ में आएंगी और मुझे भी कहते हुए बहुत आसानी होगी। क्योंकि आज हम बात ज्योतिबा फुले जी की कर रहे हैं, जिनका जन्म महाराष्ट्र में 3 जनवरी सन 1831 को हुआ और एक माली परिवार में हुआ। लेकिन आज विडंबना कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो माली परिवार है, जिससे कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले या माता सावित्री बाई फुले आते थे, कहीं ना कहीं उस समाज के लोग आज अपने महान पुरुषों को बहुत कम जानते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बहुजन समाज के तमाम उन लोगों का जो कहीं ना कहीं बहुजन इतिहास को पढ़ते हैं, बहुजन साहित्य को पढ़ते हैं, बहुजन आंदोलनकारी जितने भी योद्धा इस देश में रहे उनको पढ़ने का काम करते हैं और उनको पढ़कर उनकी बातों को मनोसात करके जन जन तक उनको प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जिस तरह से यहाँ पर जो महिला संगठन बना हुआ है, गीता जी की टीम है, वास्तव में साधुवाद की पात्र है। पिछले दिनों अक्सर कुछ पंक्तियों में गुनगुनाया करती थी महिलाओं के लिए कि जागो उठो खड़ी हो जाओ, जागो उठो खड़ी हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए इस देश में महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी मिसाल कायम कर जाओ कि पुरुष आपको नतमस्तक करे और पुरुष कहे कि हाँ, ये मेरे देश की महिलाएं हैं, ये भारत देश की महिलाएं हैं, ये मेरे समाज की महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं हमें फक्र होता है। और खासकर जब मुझ जैसी बहनें, कल्पना बहन जैसी बहनें जब आपके सामने एक आइडल के तौर पर प्रस्तुत की जाती हैं, तो क्या आप किसी से कम हैं? आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं, इसी देश के नागरिक हैं। जब हम मंच पर इस तरह से अपने वक्तव्य को रख सकते हैं तो मैं मानती हूं कि अगर आप प्रयास करेंगी तो आप भी मेरी तरह बहन कल्पना की तरह शेर की तरह दहाड़ेंगी। लेकिन जरूरत है हमें अपने महान पुरुषों को पढ़ने की। अब आती हूं मैं दूसरी कड़ी में, जिस तरह से मैं सावित्री बाई फुले जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि 3 जनवरी 1831 में उनका जन्म हुआ और माली परिवार में हुआ। बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, लेकिन जिज्ञासु बहुत थी। एक बार की बात है कि वो एक रास्ते से चली जा रही थी और कुछ सामान था उनके हाथ में खाने पीने का। उनके हाथ में जलेबी थी और कुछ पकोड़े थे। बचपन में जिस तरह से बच्चे करते हैं, अक्सर चीजें खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो वहां पर रास्ते में एक पादरी खड़े थे जो कि प्रार्थना कर रहे थे। सफेद वस्त्र उन्होंने पहने थे। सावित्री बाई फुले लगातार टकटकी लगाकर उनको देख रही थी और जो उनके हाथ में खाने की चीजें थी कंटिन्यू उनको खाती जा रही थी। पादरी का जैसे ही ध्यान पड़ा, उन्होंने प्रार्थना छोड़ी और वो उस बच्ची के पास आए और उन्होंने कहा कि बेटा, जब भी आप रास्ते में चलो या कुछ खा रहे हो, कभी भी इस तरह से खाना मत खाना। जब भी कुछ खाओ तो एक जगह बैठकर खाना, क्योंकि क्या होता है जब हम एक काम करते हैं तो सारा ध्यान हमारा उस पर होना चाहिए। अगर हम खाएंगे और इधर उधर घूमेंगे, इधर उधर की बातें सोचेंगे, तो जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो भी हमें ठीक से नहीं लगेगा। ये बात माता सावित्री बाई फुले को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई और उन्होंने उनका धन्यवाद किया। छोटी उम्र थी और पादरी ने उनको अपने जो थैला था उसमें से एक बिस्किट का पैकेट निकाला और एक पुस्तक उनको उपहार के रूप में भेंट कर दी। और ये घटनाक्रम एक ब्राह्मण व्यक्ति देख, जैसे ही सावित्री बाई फुले घर पहुंची तो घर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। छोटी सी बच्ची बड़ी घबराहट हुई कि आखिर घर में आज इतना सन्नाटा क्यों है। उसको नहीं पता था कि मेरे घर पहुंचने से पहले उस ब्राह्मणवादी व्यक्ति ने जो पादरी वाली घटना थी उसका पूरा का पूरा वर्णन वहां पर प्रस्तुत कर दिया था। जैसे ही सावित्री बाई घर में घुसी तो माँ ने बड़े घूरते हुए उससे पूछा कि तुम उस व्यक्ति से क्या लेकर आई हो। तो सावित्री बाई बड़ी जिज्ञासु थी, मैंने कहा सवाल करना जानती थी वो, और उसने कहा कि माँ, उन्होंने मुझे खाने के लिए एक बिस्किट दिया और मुझे एक बात बताई कि रास्ते में चलते हुए वक्त बेटा कभी भी कोई चीज मत खाना। और उपहार के रूप में उन्होंने मुझे एक पुस्तक भेंट दी। वहां पर जो घर का माहौल बड़ा गंभीर बना हुआ था, ऐसे तैसे सावित्री बाई फुले की माता ने उस माहौल को संभाला और उन्होंने कहा कि बेटा, बाहर का अगर कोई भी व्यक्ति आपको कोई खाने की चीज दे तो उसको मत लेना, ये गलत बात होती है, जैसा आज हम लोग भी अपने बच्चों के साथ में करते हैं। लेकिन फिर सावित्री बाई फुले ने एक सवाल खड़ा किया कि माता जी, ये बात मेरी समझ में आई कि कोई बाहर से चीज नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे एक पुस्तक भेंट की है, उसमें आखिर क्या बुराई है। कि जो माता थी उन्होंने फिर संभाला और सारे माहौल को उस समय शांत किया। लेकिन जो माता सावित्री बाई फुले थी, उन्होंने उस पुस्तक के एक एक पेज को पलटा। विडंबना ये कि पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जो पिक्चर उसमें छपी थी उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें उनके सामने एक दृश्य के रूप में जिस तरह से प्रस्तुत हुई और जो भाव थे उन पिक्चरों के, कहीं ना कहीं उससे उन्होंने बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयास किया। और मन में एक सवाल उठा कि काश अगर मैं पढ़ी लिखी होती
तो इस पुस्तक को पढ़ पाती, और इस पुस्तक को पढ़ पाती तो मैं अपने पिता के जितने भी सवाल मुझ पर दागे गए हैं, जो संदेह मेरे पिता ने उत्पन्न किया है, जो यह ब्राह्मणवादी व्यक्ति था जिसने मेरे माता पिता के कान भरे हैं, तो मैं इनका अच्छे तरीके से जवाब दे सकती। तो आप सोचिए, इतनी सी छोटी उम्र में माता सावित्रीबाई फूले का जो संघर्ष रहा, जो एक तार्किक सोच रही। आज हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें घटती रहती हैं, लेकिन कभी हम तर्क वितर्क नहीं करते। लेकिन अक्सर अगर हम बच्चों को उठाकर देखें, बच्चे हमारे सामने बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। सूरज क्यों निकलता है? चांद सफेद क्यों होता है? सूरज इतनी गर्मी क्यों देता है? बहुत सारे तमाम ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों के उत्तर देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, तो हमारी आंखों पे कहीं ना कहीं आस्था का पर्दा पड़ जाता है। हम सवाल करने बंद कर देते हैं, और जो हमें दिया जाता है हम उसको वैसा का वैसा ग्रहण कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी बुद्धि विकसित होती है उस पे हम जंग लगाना शुरू कर देते हैं। और उसी का कारण यह है, क्या जिस तरह से मैं भारत देश की स्थिति की बात करूं, खासकर मैं महिलाओं के संदर्भ में बात कर रही हूं, एक छोटी सी बच्ची इतनी तार्किक, लेकिन आज अगर उम्र में भी हम तुलना करें, चाहे मैं छोटी सी बच्ची की बात करूं या 80-90 साल की महिला की बात करूं, तो आज वो इतनी रूढ़िवादी परंपराओं में ग्रस्त है कि चाहकर भी उनसे निकलना नहीं चाह रही है। और लोग अक्सर यही कहते हैं कि पीछे से चली आ रही है, परंपराएं हैं, बड़े बुजुर्ग करते हैं, इसलिए हमें भी फॉलो करना होता है। लेकिन हम कभी सवाल खड़े नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों से कुछ गलतियां हुई होंगी, तो ऐसा तो नहीं है कि वही गलती हम भी दोहराएं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह से भारत देश में सती प्रथा थी, जब किसी महिला का बाल विवाह हो जाता था और उसका पति मर जाता था, या जो सीनियर महिला होती थी उनके भी विवाह होते थे, उनका पति मर जाता था, तो बहुत बुरी प्रथा थी सती प्रथा, कि उस पति के साथ में उस जिंदा महिला को जला दिया जाता था। अब कोई सवाल करेगा कि आखिर उस महिला का दोष क्या था उसमें? क्या कभी इस पुरुष प्रधान समाज ने ऐसा किया कि कोई महिला मरी हो और उसके साथ में पुरुष को जिंदा जलाया हो? कभी सवाल किया किसी ने? ना तो महिलाओं ने किया, ना पुरुषों ने किया। तो विडंबना है, मैंने कहा ना, हमने सवाल करना छोड़ दिया है। और जब से हम लोगों ने सवाल करने छोड़ दिए हैं, तो इस तरह की रूढ़िवादी परंपराएं आज भी मुंह खोले खड़ी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेज भारत में है, उन्होंने सती प्रथा को कानूनी रूप से बैन लगाया, और परम पूज्य बाबा साहब का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसी कड़ी पर साथियों मैं आगे आती हूं। 1840 में जब माता सावित्रीबाई फुले मात्र 9 साल की थी, आज अगर हम 9 साल की बात करें तो 9 साल का बच्चा क्या होता है? वो ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है, ठीक से उसकी जो बुद्धि है उसका भी विकास नहीं हो पाता है। लेकिन मात्र 9 साल की 19 में 1840 में माता सावित्रीबाई फुले का विवाह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी से हुआ, जिनकी उम्र भी मात्र 12 साल की थी। तो अब देखिए विवाह की उम्र, क्योंकि उस समय बाल विवाह चरम पर था, और बाल विवाह की जो प्रथा थी, क्योंकि 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल और यहाँ तक कि 12-13 साल तक आते आते लड़की और लड़कों की शादी कर दी जाती थी। जब खुद वो बाल अवस्था में होते थे और जब उनके ऊपर जिम्मेदारी खुद माता पिता के तौर पर निभाने की बारी आती थी, तो आप सोच सकते हैं कि किन परिस्थितियों और किन हालातों से उन्हें गुजरना होता होगा। जब माता सावित्रीबाई फुले शादी के बाद ससुराल में गई, और ससुराल में मैं आपको बता दूं कि जो उनके घर का माहौल था, जिन साथियों ने पढ़ा होगा अच्छे से जानते हैं कि जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले थे, उनके पिता कहीं ना कहीं हिंदूवादी मानसिकता से पूरी तरह से लिप्त थे, और बहुत ज्यादा कर्मकांड वो करते थे। और उन कर्मकांडों के तहत जो उनका प्रभाव था, कहीं ना कहीं वो जो ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग थे उनकी तरफ बहुत ज्यादा था। लेकिन वहां पर भी जिस तरह से ज्योतिबा फुले थे, उनको भी पढ़ने की बहुत लगन थी। एक बार की घटना है, उनके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करती चलूं। जब उनका स्कूल में एडमिशन कराया गया ज्योतिराव फुले जी का, तो उन्हीं के तथाकथित पड़ोस में रहने वाले ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने ज्योतिबा फुले जी के पिताजी से कहा, अरे आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे, इसे अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, आपको नहीं पता ये बच्चा ईसाई बन जाएगा, जिससे कि हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और ये तो हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान है, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान होने के साथ साथ में हमारे धर्म का भी अपमान है। तो आप ऐसा कीजिए, आप इसका स्कूल बंद करा दीजिए। तो साथियों देखिए, उस समय ज्योतिराव फुले जी के पिता ने उनका स्कूल जाना बंद करा दिया। लेकिन ज्योतिराव फुले के अंदर भी वही जिज्ञासा थी जो माता सावित्रीबाई फुले के अंदर थी।
जब वो उनको साथ में खेत में लेकर जाते थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज तो हमारे पास में तमाम संसाधन है पढ़ने के, इंटरनेट से लेकर हर तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी, ब्लैक बोर्ड तक मतलब मुहैया नहीं था। तो ज्योतिराव फूले अपने पढ़ने के साथ साथ में माता सावित्रीबाई फूले जब वो लोग खेत में काम करते थे तो पेड़ की एक टहनी को काट कर रेत पर उनको अक्षर लिखना सिखाया करते थे, बोलना सिखाया करते थे, और कई बार तो पेड़ की टहनी भी नहीं मिलती तो अपनी उंगली से ही अक्षरों का ज्ञान उनको सिखाया करते थे और उच्चारण करते थे। और यही मुहिम आगे चलकर इतनी बड़ी बनी कि माता सावित्रीबाई फूले के साथ साथ में ज्योतिराव फूले जी ने भी शिक्षा ग्रहण की। और जब शिक्षा दोनों ने ग्रहण की और जब उन्होंने एक मुहिम चढ़ाई कि जिस तरह से हम लोग पढ़े इसी तरह से हम लोगों को भी पढ़ाए, तो साथियों जो ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग थे उनकी चूल्हे हिलने लगी और उनके सीने पर सांप रेंगने लगे कि ये दो कौड़ी के व्यक्ति ये हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बच्चों को शिक्षा देंगे। तो साथियों पुणे में बहुत बड़ी सभा बिठाई गई और वो सभा बिठाने वाले ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग थे और वहां पर उन्होंने ज्योतिराव फूले के पिता को बुलाया और उन्होंने कहा कि आपके पुत्र वधू और आपका पुत्र हमारे धर्म ग्रंथों का और हमारे धर्म का अपमान कर रहा है, तो आप इनकी शिक्षा पर लगाम लगाने का काम कीजिए और इनको मना कीजिए या किसी भी तरह से किसी भी लड़की को या किसी भी बच्चे को शिक्षा ना दे। जब वहां पर ये बहुत बड़ी सभा बुलाई गई तो जब सभा में ये निर्णय हुआ तो माता सावित्रीबाई फूले वहां पर पहुंचती हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से भी मेरी बहन कह रही थी कि घर में भी हम अगर बाहर से कोई आ जाए तो अपने परिवार के साथ में चाय नहीं पी सकते, आज भी इस तरह की मतलब रूढ़िवादी परंपरा, इस तरह की छोटी सोच हम लोग रखते हैं। तो उस समय की बात कर रही हूं मैं, आज से 150 साल पूर्व की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है कि आधुनिक युग में अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो उसके पीछे संदर्भ क्या है और आज क्यों जरूरी है उनकी बात करना, क्यों जरूरी हो जाता है उनके संघर्ष पर चर्चा करना। वहां पर माता सावित्रीबाई फूले उस सभा में पहुंची तो उन्होंने कहा, हे सभा के सांसदों, मुझे यह बताइए जब निर्णय मेरे लिए लिया जा रहा है तो मेरी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो फिर वहां पर जो ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग थे तिल मिला गए, वो कहते अरे इसने फिर से धर्म भ्रष्ट कर दिया, इसको भगाओ यहाँ से, महिलाओं को पुरुषों के बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। और इस बात से इतना नाराज ज्योतिबा फूले जी के पिताजी हुए, उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह से लताड़ा और साफ साफ चेतावनी दे दी कि आप दोनों यहाँ से चले जाइए। लेकिन वहां पर माता सावित्रीबाई फूले नहीं रुकी और उन्होंने कहा जब निर्णय मेरे लिए लिया जा रहा है ना तो मेरा भी बोलना जरूरी है और आप लोगों का भी जानना जरूरी है कि ये लोग आखिर मुझे किस बात का दंड दे रहे हैं, किस बात के लिए बैठक बुलाई है, किस बात के लिए सभा में मेरे लिए जो निर्णय लिया जा रहा है आखिर वो क्यों लिया जा रहा है। तो तब एक ब्राह्मण व्यक्ति ने खड़े होकर बोला कि आप बहुत अनर्थ कर रही हैं, घोर अपराध कर रही हैं, आप हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर रही हैं, क्योंकि आप एक महिला होकर और वो भी दलित महिला होकर शिक्षा ले रही हैं और उसके बाद में आप शिक्षा देने का भी काम कर रही हैं, तो आप बहुत बड़ा अनर्थ कर रही हैं। इसलिए आप शिक्षा लेनी बंद कीजिए ताकि हमारे धर्म ग्रंथों का जो अपमान हो रहा है वो ना हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं उस समय साथी जो मनुस्मृति थी, मनुस्मृति के तहत जो कानून बनाए गए थे उनके तहत जिस तरह से जो बहुजन समाज के लोग से कानून बनाकर उन पर थोपने का काम कर रहे थे। लेकिन धन्यवाद मैं देना चाहूंगी विलियम्स जॉन का, जिन्होंने की जो मनुस्मृति थी संस्कृत में उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट किया तो साथियों तमाम लोगों को पता चला कि मनुस्मृति नाम का कोई ऐसा ग्रंथ है जो इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाता है और खासकर महिलाओं के लिए तो यहां तक कह देता है कि महिला बचपन में अपने पिता के अधीन, जवानी में अपने पति के अधीन और बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन रहेगी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर कितनी बुरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी और महिलाओं को तो शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। यहां तक मनुस्मृति में लिखा था कि महिलाएं अगर प्राथमिक शिक्षा भी लेती हैं तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका अपमान करती हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए साथियों आप सबको याद दिला दूं कि मनुस्मृति के खिलाफ जो पहला आंदोलन भारत देश में किसी ने चलाया था वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले थे। लेकिन अगर मैं बात करूं उसको जलाने की तो 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने महाराष्ट्र में उसको जलाकर आग के हवाले किया था। लोग कहते कि हमें आजादी 1947 में मिली, लेकिन अगर सही रूप से मैं बात करूं आजादी की तो 25 दिसंबर 1927 से हमारी आजादी के द्वार परम पूज्य बाबा साहब ने खोले। और उससे पहले इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार जी, तमाम बहुजन समाज के ऐसे नेता, महान पुरुष रहे जिन्होंने इन रूढ़िवादी परंपराओं से लोहा लेते हुए कहीं ना कहीं सच्चाई के मार्ग पर चले और इस देश के तमाम लोगों के लिए हक अधिकार सुनिश्चित कर गए।
अब मैं आती हूँ उस सभा पर, क्योंकि बात सभा की चल रही है, क्योंकि इसको मैंने कोऑर्डिनेट इसलिए किया क्योंकि उस समय मनुस्मृति के तहत ही सारी व्यवस्था चल रही थी, और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवादी लोग थे वो मनुस्मृति के तहत ही जो कानून उन्होंने बनाए थे उसी के तहत महिलाओं को, और जो खासकर बहुजन समाज का तबका था, उसको गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। तो तब माता सावित्री बाई फुले कहती है कि हे सभा के सांसदों, पहले एक बात सुन लीजिए, अगर आप ये कह रहे हैं तो मैंने आपके धर्म ग्रंथों का अपमान किया है, तो मुझे ये बता दीजिए कि मैंने कौन से धर्म ग्रंथों का अपमान किया या कौन से धर्म का अपमान किया है। वो धर्म जो ये कहता है महिलाओं को पढ़ने की आजादी नहीं है, वो धर्म जो ये कहता है कि महिला पुरुषों की जूती के बराबर है, वो धर्म जो एक जीते जी बालिका को विधवा होने पर जला देता है, या वो धर्म जो इस देश की महिलाओं को पढ़ने तक के लिए आजादी नहीं देता। तो ऐसे धर्म की बात कर रहे हैं आप। अगर मेरा पाप है, हाँ मैंने दो पाप जरूर किए हैं। एक तो मैंने पाप किया है कि मैंने खुद शिक्षा ली है, और दूसरा पाप मैंने ये किया है कि इन छोटी छोटी बच्चों को मैंने शिक्षा देने का काम किया है। अगर आप इसको पाप मानते हो तो मेरे दृष्टि में तो आप पशुओं से भी बदतर हो, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा के लिए मना करे, आप समझ सकते हैं कि उसकी बुद्धि का विकास कितना होगा। और साथियों, जब ये सभा खत्म हुई और सारे लोग घर लौट गए, तो जो ज्योतिराव फूले जी थे, उनके पिता की तो बस पूछो मत, इतने आग बबूला थे। जैसे ही वो घर लौटे, उन्होंने फरमान जारी कर दिया, दोनों जो दंपति जीवन में जी रहे थे, ज्योतिबा फूले और राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले, दोनों को घर से निकाल दिया और संपत्ति से बेदखल कर दिया। आप सभी ने पढ़ा होगा। उसके बाद जब उनकी भेंट फातिमा शेख, जो कि मुस्लिम समुदाय से आती हैं, उनसे हुई, और उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि जो पहले स्कूल के लिए जो जगह दी थी, वहां पर इन्होंने स्कूल खोला और पहली बार 5 बालिका को पढ़ाना शुरू किया जो कि ब्राह्मण समाज से आती थी। देखिए, जो समाज जिस समय उन पे लगाम लगा रहा था, उनको भला बुरा कह रहा था, अगर आज कोई मुझे भला बुरा कह देना तो शायद मैं उस व्यक्ति के लिए काम ना करूं। मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रही हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप रोकिए, हमें कितना रोकेंगे, जब जब आप हमें रोकेंगे तब तब हम आपकी बेटियों को पढ़ाने के लिए 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, वही संघर्ष, वही समर्पण रहा कि 1 जनवरी 1848 में इस देश में पहला स्कूल पुणे में खोला। और जिसकी आज स्थिति अगर मैं बात करूं, इतनी दयनीय है, जो सरकारें आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले या माता सावित्री बाई फुले का नाम लेती हैं, उनके गुणगान करती हैं, उनके नाम पर राजनीतिक वोट बैंक हासिल करने का काम करती हैं, लेकिन विडंबना है कि उस स्कूल के जगह आज एक बहुत विशाल स्मारक होना चाहिए था, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर काम नहीं किया। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन सी सरकारें हमारे लिए काम करती है, हमारे महान पुरुषों को जीवित करने का काम करती हैं। और खासकर अगर मैं बात करूं, इस देश में तमाम ऐसे लोग होंगे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, लेकिन विडंबना है, आप बहुजन समाज के महान नायकों को उठाकर देखिए, कितने लोगों को जो भारत रत्न अवार्ड है वो मिला है, मरने तक के बाद नहीं मिला है। तो ये मुहिम भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को छेड़नी चाहिए कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, हम जागरूक लोगों की बनती है। हम ज्ञापन सौंपे सरकारों को, हम ज्ञापन सौंपे हर सरकार को कि हमारे जो महान पुरुष रहे हैं उनको आप भारत रत्न से सम्मानित करें। लेकिन आज हम आए हैं, चर्चा करेंगे, घर पर जाएंगे, 1-2 घंटे हमारे दिमाग में ये चीजें चलेंगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सारी चीजें जिस तरह से हम दिनचर्या में ढलते हैं उसी तरह से ढल जाते हैं। अब मैं आती हूँ अगली कड़ी पर, क्योंकि जिस तरह से माता सावित्री बाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने इतना संघर्ष करके अपने जीवन में, जो मैंने बताया कि 1 जनवरी सन 1848 को पहला स्कूल खोला, और उसी के बाद में साथियों 1851 में दूसरा स्कूल खोला, 1852 में तीसरा स्कूल खोला, और ऐसे धीरे धीरे करके मात्र 1856 तक आते आते उन्होंने 18 स्कूल की स्थापना कर दी। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। इतनी अल्प आयु में, जहां आज हम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वहां पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले ने 18 स्कूलों की स्थापना की। आज तक इतिहास उठाकर देखिए, अगर वर्तमान में मैं बात करूं, कोई भी महिला आपको पूरे भारत देश में ऐसी नहीं मिलेगी जिसने मात्र इतने कम सालों में 18 स्कूल आपको देने का काम किया हो। और साथियों, लेकिन सरकार, मैं वही बात कह रही हूं कि सरकारें हमारे महान पुरुषों का नाम तो लेती हैं, जिस तरह से बाबा साहब की जयंती आती है, जय भीम सब करने लग जाते हैं, यहां तक कि मोदी जी भी जय भीम बोलते हैं, लेकिन जब सही रूप से उनकी विचारधारा को पढ़ाने की बात आती है तो वहां पर सारी सरकारें फेल नजर आती हैं। अभी मैं उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा बात करूंगी, क्योंकि
बात चल रही है जागरूकता की। हम पढ़े लिखे तो बहुत है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे पास है। जिस तरह से पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, दिल्ली में भी बनी, उन्होंने तमाम सरकारी दफ्तरों में भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीरें लगवाने का काम किया। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, आजादी के बाद आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, सबने बाबा साहब का गुणगान किया है, सबने बाबा साहब की तस्वीरें लगाई हैं, सबने बाबा साहब की मूर्तियां लगाई हैं, लेकिन सही रूप में जब उनकी विचारधारा की बात आती है तो एक भी सरकार वहां पर आपको ऐसी नजर नहीं आती जो बाबा साहब की विचारधारा को स्कूलों में पढ़ाने का काम करे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का दोहरा मापदंड ये लोग अपनाते हैं, और कहीं ना कहीं इस दोहरे मापदंड में हम लोग ही इनकी बातों में आते हैं। और जो अपना बेटी से भी बहुमूल्य कीमती वोट है, क्योंकि साहब काशीराम कहते थे कि जब आप अपने वोट की सुरक्षा कर सकते हो और उसकी सुरक्षा अपनी बेटी की तरह कर सकते हो, तो ये आपकी दायित्व बनता, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको किसको सत्ता के ऊपर बिठाना है, कौन आपके लिए काम कर सकता है। तो भावनाओं में बहना कम कर दीजिए। लेकिन बहुजन समाज की स्थिति आज वर्तमान में ये हो गई है, अगर आप गधे के सर पर भी जय भीम लिख दो तो उसके पीछे पीछे लग लेता है। तो साथियों, ये सोचना पड़ेगा। मैं बात सच बोल रही, कड़वी हो सकती है, बुरी लग सकती है, लेकिन चिंतन मनन कीजिएगा। पढ़ाई लिखाई होने से कुछ फायदा नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से कुछ फायदा नहीं है। जब तक आप जागरूक नहीं है तब तक आपका कोई अनपढ़ व्यक्ति भी आकर फायदा उठा लेगा, आपको ही आपके भाई से लड़ा देगा। तो ये जरूरत है हमें समझने की, क्योंकि बाबा साहब एक बात अक्सर कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूं कि समाज की महिलाएं कितनी जागरूक हैं और कितनी पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने जागरूक शब्द का इस्तेमाल पहले किया और पढ़ी लिखी का बाद में किया, और उसका कारण यही है कि भारत देश में तमाम ऐसे राज्यों में महिलाएं हैं जो इस देश में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुई हैं। आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकाल को उठाकर किस दिशा में उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मुझे यहां पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप सब भली भांति जानते हैं कि अगर आज गर्व से हम किसी को आयरन लेडी कहते हैं तो इस देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही महिला है। तो हमें सीख लेनी चाहिए ऐसी महिलाओं से। अब आती हूँ साथियों मैं माता सावित्रीबाई फुले के अगले संघर्ष पे। जिस तरह से मैंने बात करी 1873 में जब काशीबाई नाम की एक महिला जो कि ब्राह्मण थी, जब ज्योतिबा फुले रास्ते से गुजर रहे थे तो वो महिला जो काशीबाई महिला थी एक कुएं के ऊपर खड़ी थी, और किस लिए खड़ी थी जानकर हैरान हो जाएंगे, वो आत्महत्या करने के लिए खड़ी थी। उन्होंने आवाज लगाई, बहन रुको, बहन रुको। तो जब उसके कानों में आवाज पड़ी तो वो रुक गई, और जैसे ही ज्योतिबा फुले उसके नजदीक पहुंचे तो वो फूट फूट कर रोने लगी। और जो उसकी व्यथा थी, उसकी पीड़ा थी, उसका दुख था, उसने रोते हुए अपने शब्दों में बताया। उसने कहा कि मैं विधवा हूं और मैं पेट से हूं। आप समझ सकते हैं कि अगर आज ये हालत किसी भी गांव में हो जाए, किसी भी परिवार में हो जाए, 2 मिनट में आग की तरह बात फैल जाती है। और महिलाएं ही है जो बढ़ चढ़कर इसको अपवाद के रूप में लेती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जो महिला गर्भवती है, क्या वो खाली खुद अकेली गर्भवती हो गई? वो अकेली गर्भवती हो गई क्या? तथागत बुद्ध ने भी कहा एक पुरुष के चरित्रहीन हुए बिना एक महिला चरित्रहीन नहीं हो सकती। लेकिन विडंबना यह है कि हम सारा दोष महिलाओं पर लगा देते हैं, महिलाओं को कुलटनी कहते हैं, महिलाओं को चरित्रहीन कह देते हैं, और भी न जाने किन किन शब्दों से हम महिला को संबोधित करते हैं। लेकिन कभी भी उस पुरुष को 2 शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखते जिसके कारण ये सारी घटनाएं घटी हैं। तो जब उस महिला ने बताया कि मैं गर्भवती हूं, और वो ब्राह्मण परिवार से आती थी, साथियों मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जिस तरह की, क्योंकि कहीं ना कहीं वही लोग अत्याचार करते थे, वही लोग शोषण करते थे, और वही लोग जब उनके परिवार में से जो उनके पुत्र हो या भाई हो या ससुर हो मर जाते थे, उसके बाद में अपने ही घर की बहन बेटियों के साथ में इस तरह से दुष्कर्म करते थे, और जिसके कारण वो गर्भवती हो जाती थी। तो ज्योतिबा फुले उस महिला को अपने घर लेकर गए, और जब उसको घर लेकर गए तो कुछ महीनों बाद साथियों उसकी डिलीवरी हुई और उसका एक पुत्र प्राप्त हुआ। और जब वो डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के बाद वो महिला मर गई, जिसका नाम काशीबाई था। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने बड़े प्यार से उसको पाला, और जिस भी यशवंत रखा, जो कि आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छा डॉक्टर बना, और सामाजिक क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब मैं आती हूँ सन 1878 पर। 1878 में जिस तरह से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, और इसके पीछे कारण क्या था? उस समय तमाम जो बुराइयां पनप रही थी, चाहे रूढ़िवाद कहूं मैं, पाखंडवाद कहूं, बाल विधवा
जो विवाह थे उनकी बात करूं, या जिस तरह से महिलाएं जब विधवा हो जाती तो उनको गंजा कर दिया जाता था, इस तरह की कुप्रथाओं के खिलाफ इन्होंने जो सत्यशोधक समाज था उसकी स्थापना की। और उसकी स्थापना करने के बाद जो ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले महिलाओं को इकट्ठा कर करके हर 15-20 दिन में जगह जगह पर एक मीटिंग करते थे, और उस मीटिंग में जो महिलाओं के हक अधिकार थे उनको वो बताने का काम करते थे, महिलाओं को लड़ने के लिए तैयार करते थे कि आप कभी भी शोषण मत कहो, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा अत्याचार को सहने वाला दोषी होता है। ये बात सही है ना? तो यही चीजें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने हर उस नारी को बताई जो नारी कहीं ना कहीं पीड़ित थी, तिरस्कृत की जाती थी समाज से। और साथियों, इसी तरह से उन्होंने जो अपने स्कूल खोले उसके माध्यम से एजुकेशन देने का काम किया। और आपने पढ़ा भी होगा, मैं मोटे मोटे तौर पर फिर से बता देती हूँ कि जब वो विद्यालय में पढ़ाने जाया करती थी तो उनके ऊपर तथाकथित हिंदू धर्म के लोग ही गोबर कीचड़ फेंकते थे, जिससे हताश होकर वो कई बार टूट भी जाती थी, लेकिन फिर दोबारा से मजबूती के साथ खड़ी होती और अपने बैग में 2-2 साड़ियां रखकर वो ले जाती थी। जो गंदी होती थी उसको स्कूल में बदलती थी, फिर पढ़ाती और फिर उसी गंदी साड़ी को पहनकर वो घर लौटती थी। लेकिन आज अगर हमें कोई जरा सा भी कुछ बोल दे, हम अपने घर में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, ऐसा है ना? लेकिन हमें अपने महान पुरुषों से सीखना चाहिए कि इतने संघर्ष के बाद भी और इतनी जो लताड़ना उन्हें समाज से मिली, इतना अपमान मिला, और खासकर किन लोगों से, जिन लोगों के लिए वो काम कर रही थी, जिन लोगों के बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाने का वो काम कर रही थी, उन्हीं लोगों ने उनको इतना भला बुरा कहा। लेकिन ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले रुके नहीं, वो लगातार आगे बढ़ते रहे। अब धीरे धीरे साथियों मैं अगले क्रम पर आती हूँ। बात है 1890 की, जब ज्योतिबा फूले, क्योंकि उनके अंतिम दिन चल रहे थे, वो कई बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे, और उस समय देश में कई बीमारियां ऐसी पनप रही थी कि जब प्लेग जैसी बीमारी उस समय पनपी बहुत बड़े स्तर पर, तो माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले लोगों के बीच में जाते थे, उनके बच्चों को अपने कंधों पे उठा उठा कर लाते थे, उनका इलाज करते थे, घर घर जाते थे, गंदी बस्तियों में जाते थे। तो इतने बड़े स्तर पर उन्होंने साथियों सारी चीजों को त्याग पे रखते हुए उस दिशा में काम किया, और वही कारण रहा कि जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं 1890 में उनकी मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया से अलग विदा हो गए। उसके बाद माता सावित्रीबाई तब भी नहीं रुकी, उन्होंने सत्यशोधक समाज को आगे लेकर बढ़ी और उन्होंने एक जन जागृति संगठन की भी स्थापना की, जिसमें कि महिलाओं को रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ लड़ने के लिए सशक्त रूप से उन्होंने तैयार किया। और 1897 का दिन था साथियों, उसे मैं काला दिन ही कह सकती हूँ, क्योंकि देश में एक ऐसी अलग जगाने वाली महिला ने, जिन्होंने तमाम उन महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, और जिसकी शिक्षा कहूँ क्या, उसकी आंख की रोशनी कहूँ या उसके जीवन की अंतिम सांस कहूँ, वो उस दिन बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो काला दिवस था, लेकिन मैं उसे काला दिवस नहीं मानती, क्योंकि जब भी एक व्यक्ति पैदा होता है तो एक आम बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब वो मरता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। कोई गुंडा होता है, कोई मवाली होता है, और कोई बहुत बड़ा महान पुरुष बन के मरता है। तो हमारे लिए जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी महान पुरुष की मृत्यु वाला दिन होता है, क्योंकि उस दिन हमने एक महान नेता को खोया होता है, उस दिन हमने एक महान सामाजिक कार्यकर्ता को खोया होता है। तो बहुत सारी तमाम ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती है, और हमें जरूरत है इन चीजों से सीखने की। क्योंकि आज अगर मैं महिलाओं की भागीदारी की बात करूं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, या जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें, आप देखते हैं कि भारत देश में जो महिलाओं की आबादी है, मैं परसेंटेज बता रही हूँ जो जनसंख्या के आधार पर, आप 50% हो, लेकिन आप आंकड़े उठाकर देखिए, क्या सरकारी नौकरियों में आपकी भागीदारी 50% है? राजनीति में आपकी भागीदारी 50% है? या मैं मंचों की ही बात करूं, हम देखते हैं तमाम देश में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं बहुजन योद्धाओं के या बहुजन महिलाओं के, लेकिन वहां पर हमें नाम मात्र अगर 20 वक्ता पुरुष है मंच पर, तो मुश्किल से 1 या 2 महिलाएं हमें वक्ता के तौर पर दिखाई देती हैं। तो क्या ये समानता है? क्या हम कह सकते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम पेरियार जी के अनुयायी हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम साहब मान्यवर काशीराम जी के अनुयायी हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज भी दोहरा मापदंड लेके चलते हैं। जब बात आती है कि भगत सिंह पैदा हो तो दूसरे के घर में पैदा हो, माता सावित्रीबाई फूले पैदा हो तो दूसरे के घर में पैदा हो,
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पैदा हो तो दूसरे के घर में पैदा हो, काशी राम पैदा हो तो दूसरे के घर में पैदा हो। कोई ये नहीं चाहता कि हमारे घर में ये तमाम हस्तियां पैदा हो और जिस तरह से उन्होंने काम किया उसी तरह से ये हस्तियां भी समाज में निकल कर जाए, समाज को जगाने का काम करे। क्योंकि एक महान व्यक्ति ने कहा है कि जब आप समाज में निकलोगे तो ये मत सोचना कि आपको सिर्फ फूलों के हार ही मिलेंगे, आपको पत्थर भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे और आपको गाली गलौच और तमाम वो समाज की तरफ से लताड़नाएं मिलेंगी, क्योंकि आप लीक से हटकर काम कर रहे हो। लीक पे चलना बहुत आसान है, आप एक रास्ता बना दीजिए, हर कोई उस रास्ते पे चला जाएगा। लेकिन जो लीक से हटकर चलता है उसे कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई बेवकूफ कहता है, अलग अलग शब्दों से उसकी संज्ञा दी जाती है। लेकिन सही रूप में महान वही लोग होते हैं जो लीक से हटकर चलते हैं, वो लीक से हटकर चलने के बाद वो इतिहास रचते हैं। और यहाँ पर मैं परम पूज्य बाबा साहब की एक छोटी सी घटना जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो चीजें कौंध जाती है जब मैं अपने तमाम महान पुरुषों की चर्चा करती हूँ। क्योंकि जिस तरह से अभी बताया गया कि जो बाबा साहब के साथियों उनके 4 गुरु रहे। पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध, जिन्होंने कि इस पूरे संसार को करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए एक सूत्र में पिरोने की बात की। दूसरे अगर मैं बात आऊं तो कबीर जी, जिन्होंने बिल्कुल अपने उखड़ शब्दों से कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। लेकिन हमने उनको भी नहीं समझा। और मैं तीसरी कड़ी में आऊं तो तीसरी कड़ी में जिस तरह से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिन्होंने एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की, और चौथे स्तर पर अगर मैं बात करूं तो संत गाडगे बाबा,